हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड दो तरह के हमने देखे थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो उनमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर होता है, पर कई बार क्या होता है कि उनमें डिफेक्ट आ जाता है, उनका जो ऑर्डर है उनमें थोड़े इम्परफेक्शन आ जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा इरेगुलर हो जाता है, तो उनको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उस कंपाउंड का, उसका स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो सेम रहता है। तो इसमें पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो जैसे हमने डायग्राम में शो कर रखा है कि ये एक, मान लो पूरा एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, उसमें ये जो डार्क ग्रीन कलर से सर्कल बना रखे हैं ये उसके पार्टिकल्स हैं, और बीच में दो वाइट बॉक्सेस हैं जो वैकेंसीज है, वैकेंसी रह चुकी है इनमें। इनमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, इससे उसकी डेंसिटी जो डिक्रीज होगी। और ये डिफेक्ट कब होता है? जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तब उसके मॉलिक्यूल्स वो सरफेस छोड़ के चले जाते हैं और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर की जगह इरेगुलर हो जाती है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्फेयर है वो अपनी रेगुलर पोजीशन छोड़ के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है उनमें आ गए, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये जो इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट है वो तो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए है। आयोनिक सब्सटेंस के लिए इनके आगे अलग टाइप होते हैं, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो उनको हम अभी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो पॉजिटिव आयन है जिसको ग्रीन कलर से शो कर रखा है वो अपनी साइट को छोड़ के कहीं और आ गया, यानी वो डिस्प्लेस हो गया, डिसलोकेट हो गया। तो ये यूजुअली आयनिक सॉलिड में होता है। इसमें जो छोटे आयन्स होते हैं, जो यूजुअली कैटायंस होते हैं, वो डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ देते हैं। तो इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इससे सॉलिड की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉर्मली आयनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इसे शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ये बेसिकली क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है आयोनिक सॉलिड में। अब इसमें क्या होता है, चूंकि आयोनिक सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है, तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो बाहर निकलते हैं। जैसे इसमें शो कर रखा है, दो वैकेंट बॉक्सेस बना रखे हैं, तो उसमें क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन इक्वल अमाउंट में बाहर निकले हैं। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट की तरह शॉर्टकी डिफेक्ट में भी उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी सब्सटेंस की, और ऐसे जो होते हैं डिफेक्ट होते हैं वो नॉर्मली आयनिक सब्सटेंसेस में ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मोल्टन NaCl है उसमें अगर थोड़ा सा SrCl2 का मिला के उसमें उसको क्रिस्टलाइज करें, तो जो Na+ आयन की जो साइड्स है वो Sr+2 आयन ले लेगा। अब Na जो है वो मोनोवैलेंट आयन है, यानी वो +1 शो करता है, और Sr2+2 शो करता है। तो उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो Na आयन जाएंगे, वहां पे एक Sr+2 आयन आएगा, तो एक उसमें वैकेंसी खाली रह जाएगी जो इसमें शो कर रखी है, और एक Na+ की जगह Sr+2 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी उसमें एक इम्प्योरिटी आ गई NaCl के आयन में Sr+2 की। तो अभी तक हमने जो भी डिफेक्ट्स देखे थे उनमें जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था उसकी स्टोइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, यानी स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं हो रही थी। अब हम जो डिफेक्ट देखेंगे उसमें उसकी जो स्टोइक्योमेट्री है वो चेंज होगी। तो ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले हम देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो ये जो है वो एल्किल हैलाइड शो करता है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये शो करते हैं। अब जैसे जो NaCl का क्रिस्टल है उसको हम हीट करते हैं तो जो सोडियम होता है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, तो ये जो सोडियम होता है वो उसकी सरफेस पे आके क्रिस्टल की डिपॉजिट हो जाता है, और जो क्लोरीन होता है, जो Cl- आयन होता है, वो अंदर डिफ्यूज हो जाता है सरफेस के अंदर। तो जो सोडियम होगा वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा सरफेस के, तो उससे क्या होगा, सरफेस के अंदर जो है वो एक सोडियम आयन एक्सिस हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये जो है वो बहुत सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें डिफिकल्ट होते हैं वो बनाने में, उनमें स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन है वो उसमें लेस अमाउंट ऑफ मेटल होता है। जैसे FeO का जो आयन होता है, जो मोस्टली उसमें क्या होता है, Fe जो है वो 0.95% होता है और O पूरा 1 होता है, जो कि इसकी एक्चुअल रेंज क्या है कि Fe
0.093% ही होता है और O पूरा 1 होता है। तो इसमें जो स्टोइकियोमेट्री है वो चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। जो सॉलिड होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, यानी 27 ऑर्डर होते हैं उसमें टोटल। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है रेंज में 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, ये होता है इनका मैग्नीट्यूड। इतने 27 हो गए टोटल, ये ऑर्डर होते हैं। तो इसके बेसिस पे सॉलिड 3 तरह के होते हैं। पहले हो गए कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होंगे जिनमें कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻4 से लेके 10⁻7 तक है, उनको हम बोलेंगे कंडक्टर। और वो मैटर जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻7 के ऑर्डर में है वो बहुत अच्छे यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सॉलिड होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, यानी 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 तक वो होते हैं इंसुलेटर। वो उनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। और थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर। ये दो ना कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं ना इंसुलेटर की। तो इनमें क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो 10⁻6 से लेकर 10⁻4 की रेंज में होती है, तो इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो पहले यानी कंडक्टर्स में हम देख रहे हैं, तो कंडक्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। यानी जो मेटल होते हैं वो सॉलिड और मॉल्टन दोनों स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हर एक एटम में जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। तो उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है मेटल की वो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इतनी एनर्जी में पास होती है कि वो एक बैंड बना लेती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर ये बैंड जैसे हम पिक्चर में शो भी कर रखा है, पहला जो ए है जिसमें मेटल के बारे में बता रखा है, तो ये जो नीचे वाली कंडक्शन बैंड है और उसके साइड में जो डायग्राम है ये ऊपर रेड वाली वैलेंस बैंड है। तो अगर ये कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है यानी आधी भरी हुई है या वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा। और अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे हम सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं बी में जो इंसुलेटर में दे रखा है, तो अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा यानी फॉरबिडन जोन बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि दोनों बैंड में गैप तो होता है पर बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर जंप कर सकते हैं, पर वो बहुत ही कम अमाउंट में जंप करते हैं, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही होता है, इसीलिए इनको इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, तो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उनमें सूटेबल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग जो है वो इम्प्योरिटी मिलाने से होती है। वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं जिनको हम डोप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में, जो कि हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया है। तो जैसे हमने ये डायग्राम में देख रहे हैं हम, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है सिलिकॉन एटम का, इसमें कोई भी डोपिंग नहीं कर रखी। तो अब हम इसमें डोपिंग करेंगे दो तरीके से, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों, जिनको हमने इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर लिया था, ये दोनों 14th ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें शो कर रखा है कि जो ब्राउनिश कलर के जो एटम्स हैं उनके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें शो कर रखे हैं, तो इनके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर और वो चारों जो नेबरिंग एटम है उसके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम इसमें 15th ग्रुप के एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस डाल दें या आर्सेनिक डाल दें, तो इसको हम डोपिंग कर दी हमने एक तरह से। तो उसमें क्या होगा, इनके वैलेंस बैंड में 5 एटम है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है सॉरी,
तो जो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का एलिमेंट है ये डोपिंग के रूप में आया है और उसके साइड में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन अलग से दिखा रखा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा। इनसे ऐसे हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और इनको एन टाइप कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम 13th ग्रुप एलिमेंट यानी बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ भी हम डोप कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से क्या होगा, 3 तो उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और चौथा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मिस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे होल बन जाएगा। तो ऐसे जब हम इसको देखते हैं तो जो हमें ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के बाहर घूम रहा है। ऐसे अपीयर होता है जैसे इलेक्ट्रॉन होल जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ये घूम रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक होल्स के थ्रू। तो हमें ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ यूजेस भी होते हैं, जैसे इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को डायोड में यूज किया जाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर है उनको रेक्टिफायर में भी यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर में भी इनका यूज होता है। तो इन सारे सेमीकंडक्टर्स के अलग अलग यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब हर सब्सटेंस की अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और इन प्रॉपर्टीज का जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने एटम में एक छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके 2 टाइप के मोशन से। पहला क्या होता है, जैसे हम डायग्राम ए में देख सकते हैं कि जो बीच में है वो एटम का न्यूक्लियस है ब्लैक कलर का, उसके अराउंड ब्लू लाइन से उसकी इलेक्ट्रॉन का पाथ शो कर रखा है। तो पहला तो मोशन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूम रहा है, और दूसरा कि वो अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। जैसे हम डायग्राम बी में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल के 2 तरह के मोशन हो गए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है तो इनको हम स्मॉल लूप कंसीडर कर सकते हैं करंट की, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन की परमानेंट स्पिन होती है जिनको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन यानी म्यू बी। वो किसके इक्वल होता है, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के यूनिट के इक्वल होता है बोर मैग्नेट्रॉन। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सब्सटेंस 5 तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट होता है फेरीमैग्नेटिक। अब हम इन चारों को देखते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो इनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चली जाएगी। जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो होता क्यों है, किसी भी एटम में अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो होगी। इसके एग्जांपल हो गए जैसे O2 हो गया, Cu+2 हो गया, Fe+3 हो गया, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बहुत वीकली रिपेल्ड होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक तो अट्रैक्ट होते हैं और डायमैग्नेटिक रिपेल होते हैं, पर जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। इसके एग्जांपल हो गए H2 हो गया, NaCl हो गया, C6H6 यानी बेंजीन हो गया, ये इसके एग्जांपल है। इनका जो वीकली मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे पैरामैग्नेटिक का सेम डायरेक्शन में था, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और डायमैग्नेटिज्म सिर्फ वही सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा। और जो इस पेयरिंग से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, जिससे उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं।
अगला देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इनमें सिर्फ स्ट्रांग अट्रैक्शन ही नहीं होता, पर हम इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में इनके जो मेटल आयंस होते हैं यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल आयन होते हैं उनको साथ में एक ग्रुप कर रखा है एक स्मॉल रीजन में, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो हर एक डोमेन क्या हो गया? एक टाइनी मैग्नेट यानी एक छोटी सी मैग्नेट हो गई। अब हम लेते हैं कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक छोटा सा पीस है जिसको अनमैग्नेटाइज कर रखा है यानी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है वो, तो उसमें जो डोमेन्स है ये रैंडमली ओरिएंट करते रहेंगे यानी रैंडमली घूमते रहेंगे और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। पर जैसे ही सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे। जैसे पहला हम डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम ए, उसमें सारे एरो ऊपर की तरफ है यानी सेम डायरेक्शन में इनका ओरिएंटेशन होगा और इसी से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि इनमें जो डोमेन होते हैं वो सिमिलर अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी अगर तीन, जैसे इसमें हम डायग्राम बी में देख सकते हैं कि 3 एरो ऊपर है तो 3 एरो ही नीचे है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हर डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट होता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरीमैग्नेटिज्म जो है वो ऑब्जर्व होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है डोमेन्स का वो पैरेलल तो होता है, पर मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल अनइक्वल नंबर में होता है। यानी जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम सी में कि 4 एरो ऊपर की तरफ है तो 2 एरो ही नीचे की तरफ है, तो ना तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही ये पूरी तरह से कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी जो सब्सटेंस हम पढ़ रहे हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको हम बहुत ज़्यादा हीट दें तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी बदल जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।